प्यारे बच्चों, कल हमने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये सब का अध्ययन किया। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। समय की थोड़ा सा शॉर्टेज की वजह से लास्ट में जो बल चुंबकीय धारावाही चालक पर जो बल बात आई थी वो थोड़ा शॉर्ट में हो गया था, तो उसे दोबारा समझा देंगे। एक बार हल्का सा रिवाइज करने के लिए थोड़ा स्लाइड की ओर मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या क्या हुआ। जैसे कल बताया था हमने समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, तो हमने जैसे स्लाइड पर देखिए, स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि समान ध्रुव जो NN दिखा रहे हैं, हमने काले से NN वाला दिखाया है और अपोजिट दूसरा जो ध्रुव ऐसे उसको कलर दिखाया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ कि समान में जो है प्रतिकर्षण हो रहा है और जो विपरीत ध्रुव है उनमें आकर्षण हुआ है। तो आप जैसे अभी फिगर में आपको स्लाइड में दिख भी रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में हम चलेंगे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कल इस पर हम चल रहे थे कि धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में हुआ था कल, तो F=IVL sin थीटा, कल हमने ये सूत्र आपको कैसे ड्राइव करना वो बताया था। इसी में आगे इसके डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र की जो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल, उसकी दिशा में क्या होना है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में हमारा धारावाही चालक रखा रहता है उस पर किस दिशा में बल लगता है। उसके लिए फ्लेमिंग का नियम मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से उस बल की दिशा दिखती है। तो उसमें ये है कि यदि हम बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो ये है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा और उसके सामने की दो उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि अंगूठे के पास वाली पहली उंगली यानी तर्जनी यदि धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो, और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है। यही चीज़ स्लाइड में मैंने आपको शो किया हुआ है कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि इसमें एक राइट साइड को, उसके बोर्ड के राइट साइड को चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लंबवत, भले वो यहाँ पर त्रिविमीय होने के कारण, 3 डायमेंशनल होने के कारण एकदम लंबवत नहीं दिख रहा है, तो आई उसके लंबवत है और उनके दोनों के लंबवत ऊपर की ओर बल लग रहा है। तो यही फ्लेमिंग का नियम है। तो फ्लेमिंग ने जो नियम दिया यानी दिशा ज्ञात करने के लिए, कौन सी दिशा, जो धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा के लिए। अब इसके नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम से पहले थोड़ा सा इसी मैं आपको सूत्र पर आगे ड्राइव करके बायो-सेवर्ट के नियम पर चलते हैं। तो ये आपको बोर्ड पर चलते हैं। कल मैंने ये सूत्र आपके सामने आ गया था कि F=IVL sin थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल था और इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये आपका चालक है जो थीटा कोण पर बना रहा है और माना इस पर आई धारा इसमें चल रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो उस स्थिति में है यदि यही कोण यदि 90 डिग्री बनता है, यदि चालक को एकदम लंबवत रख दें हम और उसमें ये धारा आई बह रही हो और ये θ=90 डिग्री होता है, तो उस स्थिति में F जो है मैक्सिमम हो जाता है, F मैक्सिमम हो जाता है और ये हो जाएगा IVL sin 90। चूंकि sin 90 का मान 1 होता है तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यानी IVL, F मैक्सिमम IVL। और इसी से आप चुंबकीय क्षेत्र, बल का मात्रक तो आप जानते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और इससे आप जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। B=F/IL और F का मतलब न्यूटन और I का मतलब हो गया एम्पियर इंटू मीटर। ये किसका मात्रक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। और यदि इसका हम विमीय सूत्र भी निकालना चाहेंगे तो चूंकि आपने 11th में पढ़ रखे हैं, बहुत ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ML T⁻²,
और अपॉन एम्पियर का ए और मीटर के लिए इंटू एल। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो एम, एल ऊपर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू ए इंटू टी पावर माइनस टू, ए पावर माइनस 1 और टी पावर माइनस 2 इसका बीमा हो जाएगा। किसका? बी का, चुंबकीय क्षेत्र का। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा क्या हो जाएगी? बी की बीमा हो गया आपका m इंटू ए पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। तो ये आपका बल धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। उसी से हमने आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाल दिया। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, इसी मात्रक को, जो ये मात्रक है न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, इसी को टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला कई बार आता है कि टेस्ला किसका मात्रक है। तो ये एसआई मेथड, एसआई पद्धति में है, एसआई पद्धति में है। ये किस पद्धति में है? ये एसआई पद्धति में। एसआई आप जानते होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पद्धति में। तो टेस्ला, और इसी का एक मात्रक गॉस भी होता है। इसी का जो अगला मात्रक होता है वो सीजीएस, सीजीएस जो पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में इसी का मात्रक गॉस होता है। क्योंकि बार बार कभी एग्जाम में आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहते हैं, गॉस क्या हो गया, या गॉस इस तरह से गॉस लिखा रहता है। तो गॉस बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला, क्योंकि टेस्ला बड़ा मात्रक है और जो गॉस है वो छोटा मात्रक है। तो एक गॉस का मान इतना होता है, एक गॉस बराबर 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। तो ये आपको कल लास्ट में जो बच गया था उसको मैंने रिवाइज और प्लस थोड़ा सा ऐड करके आपको समझाया। अब हम बात करेंगे किस पे? बायो-सेवर्ट के नियम पर। तो बायो-सेवर्ट के नियम पर चलते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिखा था, मैंने उसका फिगर बना रखा है और यहाँ पर भी मैं पुनः बोर्ड पर एक बार बना करके आपको पुनः बता देता हूँ कि बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसी चालक के में जब धारा बहती है, कोई भी चालक, या किसी भी असमान आकार का चालक है, यदि इसमें हम धारा बहाते हैं, आई धारा बह रही है माना इसमें, तो पहले समझ लीजिए बायो-सेवर्ट ने क्या निष्कर्ष निकालिया और क्या है बायो-सेवर्ट। बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि यदि किसी चालक में धारा बह रही है तो उसके निकटस्थ किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि कल आपको समझा दिया था, ऑस्टेड ने आपको बढ़िया ढंग से, मतलब ऑस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जब हम किसी चालक में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको हमने कल अध्ययन कर लिया है। वही चीज़ आज बता रहे हैं कि यदि किसी चालक में धारा बह रही है तो उसके किसी बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की का परिमाण निकालना चाहें या मात्रा निकालनी चाहें कि कितना उसका परिमाण है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें किसी बिंदु पर, तो उसके लिए बायो-सेवर्ट ने एक अध्ययन किया, मतलब प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे क्या धारा खंड कहते हैं इनको कहते हैं धारा खंड। छोटे छोटे धारा खंड होते हैं, जैसे ये, माने धारा खंड का मतलब चालक की लंबाई के साथ जो धारा चल रही है उसके छोटे छोटे खंड हैं। ऐसे यदि हम कोई सा एक धारा खंड, माना ये ए और बी के बीच हमने एक धारा खंड लिया और इससे किसी बिंदु पी, जो पी एक बिंदु है जिस इससे आर दूरी पर, इससे हमने आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जिस पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र बी। तो इसको डेल बी भी लिखते हैं और कभी कभी आपकी बुक में डेल बी ऐसे भी लिखा, डेल्टा बी भी लिखा होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये क्या मतलब है? ये छोटा सा जो धारा खंड है, इसके कारण इस बिंदु पर कितना जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। पूरे चालक की बात नहीं कर रहे हम, ये चालक कितना भी लंबा हो सकता है कि अभी इस पर मत फोकस होइए आप कि इस जो ए और बी एक हमने चालक खंड, धारा खंड लिया, इस धारा खंड से बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए बायो और सेवर्ट ने छोटे छोटे धारा खंडों का अध्ययन किया और वही उसी तरह का एक धारा खंड है ए से ए और बी।
तो बायो और सेवर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे विभिन्न विद्युत धारा खंडों के आधार पर। किसी बिंदु पर धारा खंडों के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो डेल बी किन किन चीजों पर निर्भर करता है? इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि इस धारा खंड की लंबाई यहां से यहां तक माना स्मॉल एल है तो या डेल्टा एल है, इसको भी हम डेल एल ले लेते हैं, तो डेल्टा एल है, और इस खंड से दूरी बिंदु P की दूरी r है, तो डेल्टा बी किन किन चीजों पर निर्भर करता है? नंबर 1, डेल्टा बी धारा के समानुपाती होता है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू चालक में बहने वाली धारा। नंबर 2, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू चालक की लंबाई, तो समानुपाती कितनी आ गई? डेल्टा एल। नंबर 3, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सुन रहे हो, सुन के इसको जो है नोट कर लेंगे क्योंकि लिखने में बहुत टाइम टेकिंग है। डेल्टा बी, फिर सुन लीजिए कि धारा खंड ए बी के कारण ले रहे हैं हम अभी, माना धारा खंडों के कारण किसी भी बिंदु पर जो डेल्टा बी है, तो हम धारा खंड ए बी ले रहे हैं। यहाँ पर धारा खंडों के लिए किसने निष्कर्ष निकाला था? बायो और सेवर्ट ने। तो एक धारा खंड ए बी है, माना ए बी एक धारा खंड है, के कारण जो बिंदु बी पर डेल बी चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, जो मात्रा आ रही है छोटी डेल बी, वो कितना आ रहा है? क्या कि उसका किस किस के समानुपाती होता है? पहले चालक में बहने वाली धारा, क्योंकि आप छोटे खंड में भी वही धारा बह रही होगी और बड़े खंड पूरे चालक में भी वही धारा बह रही है। दूसरा, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू चालक उस धारा खंड की लंबाई, धारा खंड की लंबाई। तीसरा पॉइंट, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू इस धारा खंड और जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या। ज्या का मतलब क्या होता है? कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन, यानी साइन, और साइन को हम क्या लिख देते हैं? यहां पर साइन थीटा लिखेंगे। डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और साइन थीटा किस किस के बीच का कोण है? धारा खंड थीटा, धारा खंड एवं धारा खंड को बिंदु P पर मिलाने वाली रेखा, एवं धारा खंड को बिंदु P पर मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। कोण थीटा इस धारा खंड और उस बिंदु P को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करें उसको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ज्या उस कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी ज्या हिंदी में बोलते हैं, वैसे साइन होता है। तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा पॉइंट है इसमें कि इस धारा खंड के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस दूरी की, उस चालक से उस बिंदु की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल बी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब इस पूरे को हम अगर एक साथ लिखेंगे हम, तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r² हो जाता है।
डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी डेल बी इज इक्वल टू, एक साथ यदि हम लेते हैं इसको तो कांस्टेंट ले लेते हैं के और आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां के कांस्टेंट है, के एक नियतांक है जिसका मान होता है के इजकल टू होता है म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डेल बी इजकल टू हो जाएगा, डेल बी इज इक्वल टू डेल बी इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल इंटू डेल इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम से किसी धारा खंड के कारण किसी आर दूरी के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है ये। और इसी प्रकार इन धारा खंडों को, ये समान धारा खंड है, स्मॉल करंट एलिमेंट्स कहते हैं इनको। और इन जो स्मॉल करंट एलिमेंट्स हैं, जब इनको हम जोड़ते जाएंगे, यदि इस चालक की लंबाई सपोज कीजिए कि माना 10 मीटर है, तो हम 10 मीटर के माना 1-1 सेंटीमीटर के धारा खंड हैं, तो हम 10 मीटर के सारे खंडों को जोड़ देंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह का ये सिंपली आपके क्या कहते हैं डेल बी है। यदि हम कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इसी पर हम पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है माना, तो बी का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ डेल बी पूरे का। और यदि हम इस यानी एक तरह से या तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो की भी स्थिति आ जाएगी। तो ये आपका डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। कभी कभी आपके बुक्स में यही चीज इस तरह से भी होगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू, तो आपको लगेगा किसी बुक में ऐसा भी होगा, तो आपको वो भी समझा देता हूं। डेल की जगह डेल्टा लिया होता है, डेल्टा भी वही है स्मॉल खंडों का चुंबकीय क्षेत्र, और ये आ जाएगा वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई यहां पर फिर डेल्टा एल लिया होगा और अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि डेल बी की जगह डेल्टा बी लिया होगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं हम, उसकी दिशा किधर होगी। अब उसकी दिशा के लिए, क्योंकि कल भी बात आई थी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी पहले स्लाइड में भी कल भी समझाया था कि धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल लगता है, उसकी दिशा कैसे होती है कि फ्लेमिंग के बाएं हथेली के नियम नंबर से अभी आपको समझाया था, बाएं हथेली के नियम से कि वही यदि उंगली बी को दिखा रहा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है पास वाली उंगली, और मध्यम हाथ जो है करंट को दिखा रहा है, तो उन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक यहां पर अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी दिशा के लिए एक नियम है, और कोई किसी तरह का कंफ्यूजन मत बनाइएगा। जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ की बात आती है तो बल के लिए नियम है, वो बल की दिशा के लिए है नियम। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके लिए दाएं हथेली का नियम नंबर 1 है। दाएं हथेली के 2 नियम है, एक नियम नंबर 2 और एक नियम नंबर 1। तो नियम नंबर जो 1 है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, और दाएं हथेली का जो नियम नंबर 2 है वो कल जो धारावाही चालक पर बल बताया था उसके लिए, यानी नियम नंबर 2 बल के लिए। तो बल के लिए चूंकि फ्लेमिंग ने दे रखा है, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के उस नियम को आपको नहीं बताया। आप चाहेंगे तो उस पर भी अभी वो भी समझा देंगे। और वैसे एक ही नियम पर्याप्त है, क्योंकि हमें उसकी दिशा की जरूरत पड़ती है, हमें नियम को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरी है कि आपको पता चले। तो इसको मैं शॉर्ट में ये भी बता देता हूं कि जो फ्लेमिंग का बाएं हथेली का नियम था वो था FBC, ताकि आप भूलेंगे नहीं। ऊपर से चलेंगे तो FBC, यदि ये क्या कहते हैं बी को दिखाता है ना चुंबकीय क्षेत्र को, ये सी का मतलब करंट, आई के लिए सी करंट से मतलब है, तो FBC याद रखेंगे आप। तो F ऊपर की ओर होगा, ये नियम है। अब इसमें दाएं हथेली का नियम नंबर
एक से हम जो है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हुआ है उसकी दिशा किधर की ओर होगी वो देखने के लिए दाएं हथेली का नियम नंबर 1 है। तो अब नियम नंबर 1 क्या है कि यदि हम अपनी दाएं हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो, यानी अंगूठा और चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां एक साथ अंगूठे के साथ क्या हो, हथेली यानी हमारी पूरी हथेली हथेली के अंगूठा क्या हो, लंबवत हो। तो यदि अंगूठा हथेली के लंबवत हो तो उस स्थिति में यदि उंगलियां उस ओर की ओर करें, हम जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियां उस दिशा में करें जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, तो और अंगूठा उस दिशा में होगा जिधर धारा बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हाथ को धक्का देने की स्थिति में होगा। धक्का किधर देंगे हम, अगर हमारा ये हाथ है तो धक्का हम आगे की ओर देते हैं। तो कहने का मतलब दाएं हथेली को हम इस प्रकार से फैलाएं कि यदि अंगूठा और हथेली परस्पर लंबवत हों, उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र जहां पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की ओर यानी चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु की ओर इशारा करे, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की ओर इशारा करे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हाथ को धक्का देने की दिशा में होगी। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर देखिए धारा तो ऊपर की ओर जा रही है और उंगलियां हम उस ओर कर रहे हैं जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर हमने जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, तो इसको हम धक्का किधर देंगे, बोर्ड के अंदर की ओर, क्योंकि बाहर को तोड़ देंगे। धक्का धक्का मीन्स अंदर की ओर, हाथ से आगे की ओर धक्का दिया जाता है। तो ये अंगूठा धारा की दिशा में हो रहा है, उंगलियां उस पॉइंट को की ओर इशारा कर रही हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है, तो इसकी दिशा किधर होगी, हाथ अंदर की ओर। यानी यदि कागज पर आपने बनाया होगा, कागज पे अगर आप कागज पे इसी चीज को बनाते हैं तो कागज में यह आपका धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां उधर की ओर हो गई, तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर को उसकी दिशा होगी। तो इसको समझिएगा। तो यहां पर किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। तो मैं थोड़ा सा इस तरह का बना रहा हूं उसे कि ताकि आप समझ सकें कि ये इस ब्लैक बोर्ड के तल के अंदर की ओर को इशारा करेगा, यूं इस दिशा में होगा, क्योंकि अंगूठा ये धारा ऊपर की ओर जा रहा है, उंगलियां उस ओर की ओर चली गई, तो इस तरह से होगा। ये उसको वही चीज मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है कि ये अगर अंगूठा धारा की दिशा ऊपर को दिखा रहा है, जो उधर उंगलियां कर रही है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये दिशा उसकी ब्लैक बोर्ड यानी कागज के तल के अंदर की ओर को लंबवत होगा। तो ये इसकी दिशा ज्ञात हो गई। इसी चीज को हम कई बार आप देखेंगे, ये आई डेल्टा एल एक क्या है आपका धारा खंड है। कभी कभी हम इसी को डेल बी को हम वेक्टर फॉर्म में यदि हम दिखाना चाहें तो डेल बी को ये कांस्टेंट अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। इसको आई डेल्टा एल को एक साथ हम वेक्टर फॉर्म में दिखा देंगे, है ना, आई डेल्टा एल, आई इंटू डेल्टा एल, और इसका आई और डेल्टा एल एक ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है, और साइन थीटा को हम यदि आर वेक्टर आर के रूप में दिखा दें और इसको हम आर क्यूब कर दें, आर स्क्वायर या इंटू आर, तो इसको हम लिख भी सकते हैं डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने नीचे आर क्यूब कहां से रखा, आपने पढ़ा है, ये वेक्टर में पढ़ा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू होता है, आर के ऊपर कैप का मतलब होता है इसका मॉड, आर को कैप में अगर है तो वो मॉड है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं आर, या इसको सिंपल आर भी लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा, ये वेक्टर फॉर्म में होता है उसका मान, किसी वेक्टर का मान इस तरह से आता है, ये उसका परिमाण है इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा हट गया और आर रख दिया हमने, तो आर इज इक्वल टू यदि आर साइन थीटा रखेंगे तो आर से आर नीचे कट जाएगा, फिर वही बच जाएगा डेल एल अपॉन आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहां से ये आ चुका है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको इसमें ज्ञात हो गई है। चुंबकीय क्षेत्र हमने किससे निकाला, चुंबकीय क्षेत्र का मान इस चालक में, इस चालक के छोटे से धाराखंड ए बी के लिए बिंदु P पर जिसकी दूरी r थी, जिसका धाराखंड के साथ जो कोण बन रहा है उसको मिलाने वाली रेखा का वो थीटा बन रहा है, तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया हमने, तो उसका मान कितना आया था,
आई डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसी को वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, तो डेल साहब लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म में डेल बी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इनटू आई और डेल्टा एल, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा आर और अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ से आया, मैंने आपको नीचे अभी हमने इसको समझा भी दिया है कि ये आया कहाँ से। ये सदिश रूप है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और ये उसका सिंपल फॉर्म है ये वाला, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपको बता दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक भी मैंने आपको समझा दिए। एक इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब अभी समय का इतनी कमी नहीं है। इसी में चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक भी होता है आपके पास, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, उससे आप चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक और आप समझ जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है जनरली, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस साइड में, और यदि ये कोई तल है, इस तल का जो क्या कहते हैं अक्ष होगा वो लगभग ये होगा। तो यदि इस तल का अक्ष ऐसे समझिए और इस तल का जो अक्ष है ये बीच से, अक्ष का मतलब ये हो गया, इसके बीचों बीच माने आपका तल है, इस तल से अगर बीचों बीच में हम एक रेखा खींच देंगे, आर पार कर देंगे, तो ये तल हो गया इसका, वो सॉरी इसका अक्ष हो गया दोनों ओर। अगर इसके आर पार एक डोरी लगा दें और डोरी खींच दें और उस पर ये तल लटका दें तो वो उसका अक्ष हो गया। तो ऐसे ये अक्ष यदि इससे थीटा कोण पर बन रहा हो तो इसको हम इस वाली स्थिति में फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू इसका जो घटक आएगा इस तरह लंबवत, इसको जब हम मतलब इसका यूँ घटक लेंगे इधर की ओर, तो ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, ये थीटा के लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार की दिशा में यदि इसका क्षेत्रफल ए है तो इस ए का आधार की दिशा में क्या आता है, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाता है, बी ए कॉस थीटा, है ना। और जब ये बिल्कुल लंबवत हो जाता है, यही तल जब बिल्कुल लंबवत होता जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उधर है और ये बिल्कुल अभी तिरछा है, अगर लंबवत हो जाएगा तो उसका जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बन जाता है। उस स्थिति में फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, यानी बी इंटू ए। ये फाई मैक्सिमम की स्थिति होती है जब कोई तल बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो इसका मात्रक होता है वेबर। प्यारे बच्चों, आपके द्वारा या आपके साथियों के द्वारा यदि इस चैप्टर को देखने से चूक गए हों तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके। थैंक यू।